आ जाएंगे सभी मित्र क्लास में। साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एफएम गोल्ड परिवार के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, पिछले सेशन में हम लोग लोकतंत्र एवं अधिनायक चैप्टर शुरू किए हैं। तो लोकतंत्र पर हमारी काफ़ी चर्चा हुई है और हम लोगों ने लोकतंत्र का एक प्रकार देखा जिसे हमने जानते हैं क्लासिकी लोकतंत्र या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से, जो कब अस्तित्व में आया जो साथियों 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसको हम लोगों ने कल देखा था। इससे कुछ हमारी विशेषताएं हैं, उसके बाद हम लोग विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र स्टार्ट करेंगे साथियों। चलिए लिखते हैं इसकी विशेषताएं, यानी कि क्लासिकी लोकतंत्र की विशेषताएं। हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथी, क्लासिकी लोकतंत्र। क्लासिकी एवं व्यक्तिवादी लोकतंत्र की विशेषताएं। तो क्लासिकी एवं व्यक्तिवादी लोकतंत्र की विशेषताओं में क्या है कि साथियों, जो क्लासिकी लोकतंत्र होता है वह सभी व्यक्तियों को क्या मानता है, एक राजनीतिक प्राणी के रूप में स्वीकार करता है। यानी कि क्लासिकी लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र क्या मानता है, सभी व्यक्तियों को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में स्वीकार करता है और सभी व्यक्तियों को क्या मानता है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है। चलिए लिखिए, क्लासिकी लोकतंत्र, क्लासिकी लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में स्वीकार करता है। अर्थात सभी को समान मानता है। सभी को क्या मानता है, समान मानता है। तो क्लासिकी लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में मानता है और सभी व्यक्तियों को क्या मानता है, समानता के पक्षधर है। सभी व्यक्तियों में समानता का यह पक्षधर माना जाता है। कौन, क्लासिकी लोकतंत्र या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र। बात ठीक है मेरी। क्लासिकी लोकतंत्र सरकार को क्या मानता है, जनता की सहमति का परिणाम मानता है। यानी कि क्लासिकी लोकतंत्र सरकार को क्या मानता है, सरकार को जनता की सहमति का क्या मानता है, परिणाम मानता है। और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के क्या करता है, समर्थन करता है। यानी कि राज्य के कार्यों को कहीं ना कहीं सीमित करने का पक्षधर है। कौन, व्यक्तिवादी लोकतंत्र या फिर क्लासिकी लोकतंत्र। हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की साथियों। चलिए लिखिए, क्लासिकी लोकतंत्र सरकार को जनता की सहमति का परिणाम मानता है। जनता की सहमति का क्या मानता है, परिणाम मानता है। और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है।
क्लासिकी लोकतंत्र जो है साथियों, क्लासिकी लोकतंत्र बहुमत के शासन में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? बहुमत के शासन में विश्वास करता है। लिखिए, क्लासिकी लोकतंत्र क्लासिकी लोकतंत्र बहुमत के शासन पर विश्वास करता है। विश्वास करता है। क्लासिकी लोकतंत्र जो है साथियों, क्लासिकी लोकतंत्र राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। किस किस के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया? लिखिए, क्लासिकी लोकतंत्र राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के विरोध स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप, विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। तो क्लासिकी लोकतंत्र राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर इसके विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। बात क्लियर होगी साथियों यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। क्लासिकी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। लिखिए, क्लासिकी लोकतंत्र जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। लिखिए, क्लासिकी लोकतंत्र का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास करना होता है। बात क्लियर समझ में आई? तो क्लासिकी लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, क्योंकि ये व्यक्तिवादी है भाई। जो व्यक्तिवादी है वो राज्य के कार्यों को कहीं ना कहीं सीमित करेगा, और व्यक्तिवादी है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वो कार्य करेगा। हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता को हमेशा प्राथमिकता प्रदान करेगा, राज्य के कार्यों को कहीं ना कहीं सीमित करेगा कहीं ना कहीं। क्लासिकी लोकतंत्र क्या करता है? सीमित सरकार में विश्वास करता है। क्लासिकी लोकतंत्र क्या मानता है? क्लासिकी लोकतंत्र सरकार को क्या मानता है? सीमित मानता है। लिखिए, नंबर 6, क्लासिकी लोकतंत्र सरकार को सीमित मानता है। क्या मानता है भैया? सीमित मानता है। जब सरकार लोगों ने बनाई है, जनता की सहमति का परिणाम है सरकार, तो सरकार जो है, सरकार ऐसा नहीं है कि भैया जिसने बनाया है उसी पर हावी हो जाओ, ऐसा नहीं है। जनता ज़्यादा पावरफुल है लोकतंत्र में। इसलिए कहा गया है कि सरकार जो लोकतंत्र में हमें मिलती है वो कैसी सरकार मिलती है? वो भैया सीमित सरकार हमको देखने को मिलती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और यहाँ पर हम कैसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम मेरे साथी व्यक्तिवादी या फिर क्लासिकी लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है भैया। तो क्लासिकी लोकतंत्र जो होता है, क्लासिकी लोकतंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक समानता में विश्वास रखता है। क्लासिकी लोकतंत्र जो है, क्लासिकी लोकतंत्र राजनीतिक समानता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। बात क्लियर है भैया? राजनीतिक समानता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास कौन रखता है? तो क्लासिकी लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र रखता है। क्लासिकी लोकतंत्र में व्यक्ति का अकेले का महत्व होता है। व्यक्ति का क्या होता है? अकेले का महत्व होता है, और व्यक्ति अकेले ही राजनीति में हिस्सा लेता है। बात ठीक है? यानी व्यक्ति के अकेले का महत्व है, व्यक्ति के एक वोट का महत्व है, एक एक व्यक्ति का महत्व है। ऐसा नहीं है कि समूह का महत्व है। समूह का महत्व नहीं है।
बल्कि हम आपसे कह रहे हैं कि इनके क्लास की लोकतंत्र में व्यक्ति राजनीति में अकेला हिस्सा लेता है और अकेले व्यक्ति का क्या होता है, महत्व होता है। देखिए नंबर 8, क्लास की लोकतंत्र में व्यक्ति के अकेले का महत्व होता है, इंडिविजुअल का महत्व होता है, महत्व होता है और व्यक्ति राजनीति में अकेला ही हिस्सा लेता है। तो व्यक्ति के अकेले का महत्व है, व्यक्ति अकेला ही क्या लेता है, राजनीति में हिस्सा लेता है। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? चलिए अगला लिखें, क्लास की लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र जो होता है मेरे साथी, वो प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार और गुप्त मतदान प्रणाली आदि का समर्थक होता है। लिखिए, क्लास की लोकतंत्र, क्लास की लोकतंत्र, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधित्व सरकार, प्रतिनिधित्व वाली सरकार, चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार आदि में विश्वास करता है। चुनी हुई सरकार, यहाँ पर और लिख लीजिए गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली आदि में क्या करता है, विश्वास करता है। ठीक भैया। तो क्लास की लोकतंत्र का मानना क्या है? क्लास की लोकतंत्र मानता है कि सरकार जनता की सहमति का परिणाम है, इसलिए सरकार जनता की जनता की इच्छाओं को सम्मान करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लास की लोकतंत्र का मानना है कि सरकार जनता की सहमति का परिणाम है, इसीलिए सरकार को जनता का सम्मान करना चाहिए। लिखिए 10 नंबर विशेषता इसकी है। कुल मिला कहा जाए साथियों तो यहाँ पर सीमित सरकार की बात हो रही है, व्यक्ति को प्राथमिक बनाया जा रहा है। यहाँ पर इतनी बात अगर आप लोग इसका कोर जो बातें हैं वो आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका आंसर जो है कर देंगे, क्वेश्चन जो आएगा। यहाँ पर सरकार को सीमित करा जा रहा है, सरकार राज्य के कार्यों को सीमित किया जा रहा है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है, सीमित सरकार की बात की जा रही है। यहाँ पर समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, व्यक्ति को अकेला माना जा रहा है, इंडिविजुअल का महत्व है व्यक्ति का अकेले का। तो अकेले इसका लिखा आगे, क्लास की लोकतंत्र, क्लास की लोकतंत्र का मानना है कि इसका मानना है कि सरकार जनता की सहमति का परिणाम है, सहमति का परिणाम है, इसीलिए सरकार को जनता का सम्मान करना चाहिए। जनता का क्या करना चाहिए भैया? सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अगला टॉपिक, इसे जो आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद आप लोग लिखें विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र। चलिए, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास और होगी इस क्लास के बाद, उसके बाद ये लोकतंत्र का टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विधि एवं दंड के सिद्धांत। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, साथियों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप लोगों के इस समय टीचर हैं, जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ऐप पर पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब पीपीटी लाते हैं और बकवास करके चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके समझ में आया चाहे नहीं आया। तो ये समझ लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और ये वाइट बोर्ड है, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ साथियों, आप लोगों को खुद मेहनत करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि पीपीटी ला रहा और भैया पढ़ पढ़ के चला जा रहा हूँ, ये काम मेरे से नहीं आता भैया। मेरी सिर्फ बात है, मैं आऊँगा, खुद मेहनत करूँगा, आपको मेहनत कराऊँगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं एक एक शब्द यहाँ पर लिखूँगा, आप भी एक एक शब्द लिखेंगे मेरे साथ। मैं पीपीटी वाला काम नहीं करता कि तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी उतार लियो, ना भैया, मेरे साथ लिखो, मेरे साथ लिखो। जब तक आप स्वयं खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, इतना बात ध्यान रखना। क्योंकि फिल्म की तरह देखने से काम नहीं चलता मेरे साथी, पीडीएफ को पढ़ लेने से काम नहीं चलता। हम एक दो बार लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, रिवीजन होगा बार बार। तो हमें सभी चीज़ों पर बात करनी है, सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देते हुए सिलेक्शन की ओर बढ़ना है, समझे? और पेपर भी ज़्यादा दूर नहीं है साथियों, पेपर भी आपके होने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र की। किसकी भैया? विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र मेरे साथी। तो हम एक चित्र बना लेंगे, है ना। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र की बात करें मेरे साथी, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग ताकि आपको दिख जाए। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र क्या लिखेंगे मेरे साथी? विशिष्ट वर्गीय, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र। तो विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र कब अस्तित्व में आया मेरे साथी? तो ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। कब आया मेरे साथी, प्यारे साथियों? 20वीं शताब्दी में यह अस्तित्व में आया। बात यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है आपको। चलिए, ये जो विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र था मेरे साथी, ये किसके विरोध में आया भैया? ये किसके विरोध में आया? तो ये आया क्लासिकी लोकतंत्र, क्लासिकी लोकतंत्र के प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। बात क्लियर है मेरे साथी? बात बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। इस विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का दूसरा क्या नाम है? इसे लोकतंत्र का समकालीन सिद्धांत भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसी के लिए हम लोकतंत्र का समकालीन, समकालीन सिद्धांत भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
तो ये मैं कुछ नोटेड पॉइंट लिख रहा हूँ, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, जिसे कि आप लोगों को अपनी कॉपी में उतारना है बिल्कुल हूबहू। उसके बाद मैं अभी समझाऊंगा भी और लिखाऊंगा भी, चिंता नहीं करनी है किसी बात की मेरे साथ ही। ये मैंने गोला बनाया, डायग्राम बनाया है, क्यों बनाया? मैंने कुछ ना कुछ समझाने के लिए ही बनाया होगा, है ना? तो आप लोगों को समझना है। तो ये जो सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए मोटी मोटी बातें हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यदि हम प्रतिपादक की बात करी जाए, प्रतिपादक प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? तो साथियों, इटली के दो वैज्ञानिक थे, इटली के दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पेरेंटो तथा मोस्का। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? इटली, इटली के समाज वैज्ञानिक। कौन से भैया? समाज वैज्ञानिक ये थे। क्या नाम था? पेरेंटो, एक का नाम था पेरेंटो, दूसरे का नाम था मोस्का। पेरेंटो तथा मोस्का। ठीक है भाई, क्लियर है बात? बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। यदि इसके समर्थकों की बात करी जाए, समर्थकों की बात करी जाए, तो मेरे साथी समर्थकों में भी इसके 3-4 नाम आते हैं। समर्थकों में भी इसके 3-4 नाम आते हैं। समर्थकों भी हमें ध्यान से देखने हैं। समर्थकों में इसके रॉबर्ट मिसेल्स हैं। रॉबर्ट मिसेल्स, रॉबर्ट मिसेल्स, सोमपीटर, सोमपीटर हैं, सोमपीटर हैं, और एक है आरो। एक कौन है? आरो हैं, आरो, आरो। तो रॉबर्ट मिसेल्स हैं, सोमपीटर हैं, आरो हैं, कार्लमैन हाइम हैं, कार्लमैन हाइम, कार्लमैन, कार्लमैन हाइम हैं, सारटोरी हैं, सारटोरी। कौन है भैया? सारटोरी हैं। तो ये इसके क्या माने जाते हैं भैया? समर्थक माने जाते हैं। मैंने आपको बताया कि विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र कब अस्तित्व में आया? 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। क्लासिकल लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। लोकतंत्र का समकालीन सिद्धांत भी इसको कहते हैं हम। इसके प्रतिपादक कौन है? इटली के दो समाज वैज्ञानिक पेरेंटो तथा मोस्का इसके समर्थक माने जाते हैं, सॉरी प्रतिपादक माने जाते हैं। समर्थकों में नाम आता है रॉबर्ट मिसेल्स, सोमपीटर, आरो, कार्लमैन, सारटोरी। इन सभी का नाम इसमें आता है। किसमें? समर्थकों में साथी। ठीक है, अगर बात करी जाए मेरे साथी कि ये सिद्धांत कहता क्या है, ये जो सिद्धांत है साथियों, ये अनुभववादियों की देन माना जाता है। अनुभववादियों की, ये सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो ये सिद्धांत अनुभववादियों की देन माना जाता है। अनुभववादियों की देन माना जाता है। ये सिद्धांत किसकी देन माना जाता है मेरे प्यारे साथियों? अनुभववादियों की देन माना जाता है। अनुभववादी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यदि लोकतंत्र को बचाना है, यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के हाथों से दूर रखना होगा। जनता के हाथों से क्या रखना होगा? दूर रखना होगा। अनुभववादियों को मानना है कि जो संपूर्ण जनता है वो समझदार नहीं होती है। संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती है, अपना हित नहीं जानती है। इसीलिए जो शासन सत्ता है, जो शासन सत्ता है
वो विशिष्ट वर्ग के हाथ में सौंप देनी चाहिए। वो किसके हाथ में सौंप देनी चाहिए? तो विशिष्ट वर्ग के हाथों में सौंप देनी चाहिए। अनुभववादियों ने विशिष्ट वर्ग किसे कहा? पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों को इन्होंने क्या कहा? विशिष्ट वर्ग की संज्ञा प्रदान करी मेरे साथी। तो अनुभववादी क्या मानते हैं? लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अनुभववादियों के अनुसार। साथियों, इतनी बात यदि आपने जान ली तो समझ लीजिए आपका ये टॉपिक क्लियर, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र। क्योंकि बात क्या है, मेन कोर बात ही तो समझनी है भैया। कोर बात तो समझिए। कोर बात इसमें क्या है? प्रतिपादक कौन है, समर्थक कौन है, कब आया, किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया, इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, कहता क्या है? मैंने आपको बताया कि ये किसकी देन है, ये अनुभववादियों की देन है। अनुभववादी क्या मानते हैं? अनुभववादी सोचते हैं साथियों, ये मानते हैं कि जो लोकतंत्र है, यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के हाथों से दूर रखना होगा। और अनुभववादी और क्या समझते हैं? और ये मानते हैं, ये कहते हैं कि संपूर्ण जो जनता है, संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती, अपने हितों को नहीं जानती, इसीलिए शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथों में सौंप देनी चाहिए। विशिष्ट वर्ग में इन्होंने किसे रखा? विशिष्ट वर्ग में इन्होंने साथियों पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों को इन्होंने विशिष्ट वर्ग में रखा। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, इतनी बात लिख रहे हैं हम। ये किसकी देन मानी जाती है? अनुभववादियों की देन मानी जाती है। अनुभववादियों का कहना है, क्या कहना है इनका? ये कहते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहीं पे, ये कहते हैं कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो, यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के हाथों से दूर रखना होगा। ये मानते हैं कि संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती और अपने हितों को नहीं जानती है, इसीलिए शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथों में सौंप देनी चाहिए। ये कौन मानते हैं? ये अनुभववादी मानते हैं साथियों। विशिष्ट वर्ग इन्होंने किसे कहा? तो विशिष्ट वर्ग जो इन्होंने कहा वो पढ़े लिखे एवं संभ्रांत लोगों को, इन्होंने पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों को, जिन्हें सब कुछ ज्ञान हो, इन्होंने कहा कि भाई ये लोग क्या है, ये विशिष्ट वर्ग में आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये जो अनुभववादी होते हैं, इनका मानना एक और भी है। ये कहते हैं कि जो शासन सत्ता है, लोकतंत्र बहुमत के शासन के अनुसार शासन करना असंभव है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन के अनुसार शासन करना असंभव है, क्योंकि शासन सत्ता में कुछ ही लोग क्या लेते हैं? भागीदारी लेते हैं। यानी कि कुछ ही लोग क्या लेते हैं? शासन सत्ता में भागीदारी लेते हैं। यानी कि कोई भी शासन है, प्रत्येक शासन अल्पतंत्रीय होता है। क्या होता है? अल्पतंत्रीय होता है। शासन सत्ता या सरकार चलाने में कुछ ही लोगों की भागीदारी होती है, और विशिष्ट वर्ग के जो लोग होते हैं, उन्हें जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो हित हैं, उनकी जानकारी अच्छी तरीक़ा से होती है। इसलिए विशिष्ट वर्ग के हाथ में जनता को जो कार्य हैं, ये जो शासन सत्ता है, वो सौंप देनी चाहिए।
कौन मानते हैं? ये अनुभववादी मानते हैं मेरे प्यारे साथी। ठीक है भाई, ये तो इतनी बात है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और दोबारा हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, इतनी बात इंपॉर्टेंट होंगी इसमें जो मैंने आपको लिखी। ये कहता क्या है? अस्तित्व में कब आया, अनुभव किसकी देन मानी जाती है, प्रतिपादक कौन है, समर्थक कौन है। साथियों, यहाँ से आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है भैया, चलिए हम रफ करते हैं इसको। जरा इसे समझ करके अब हम लोग साथ के साथ समझते समझते हुए लिखते हुए चलते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपको अभी पता चल जाएगी जब मैं आपको लिखवाऊंगा थ्योरी। चलिए सर, चलिए तो मैंने आपको बताया कि ये जो विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र है, यह क्लासिकी लोकतंत्र या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। कहाँ पर आया? 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं साथियों आप लोग? तो ये जो सिद्धांत है ये किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया? तो क्लासिकी लोकतंत्र या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। इस सिद्धांत को साथियों लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है? तो साथियों अनुभववादियों की देन मानी जाती है। जरा इसे लिखे इतने को। ठीक भैया, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र लिखिए यहाँ पर, फटाफट लिखें। विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र क्लासिकी लोकतंत्र एवं व्यक्तिवादी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र क्लासिकी लोकतंत्र एवं व्यक्तिवादी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप 20वीं शताब्दी, यहाँ लिख लीजिएगा, 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। क्लासिकी लोकतंत्र और किस नाम से जाना जाता है साथियों? देखिए, इस सिद्धांत को हम लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को हम लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कौन से सिद्धांत के नाम से? लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत के नाम से भी हम इस सिद्धांत को जानते हैं। ये सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो ये सिद्धांत अनुभववादियों की देन मानी जाती है। लिखिए, यह सिद्धांत अनुभववादियों की देन मानी जाती है। तो ये सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है मेरे साथी? यह सिद्धांत अनुभववादियों की देन मानी जाती है। किसकी देन मानी जाती है मेरे भैया? अनुभववादियों की देन मानी जाती है। बात क्लियर आ गई समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। यह सिद्धांत साथियों मार्क्सवाद एवं फांसीवाद का दार्शनिक उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया। यह सिद्धांत मार्क्सवाद एवं फांसीवादी जो विचारधारा हैं दोनों, इनका दार्शनिक उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया था। चलिए लिखिए, यह सिद्धांत
यह सिद्धांत मार्क्सवाद एवं फांसीवाद विचारधारा का दार्शनिक उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया। उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया। तो ये सिद्धांत मार्क्सवाद फांसीवाद की दार्शनिक उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया। बात क्लियर है मेरे साथी। तो जो अनुभववादी होते हैं इनका नारा क्या है? अनुभववादियों का नारा है कि लोकतंत्र को यदि बचाना है तो जनता के हाथों से दूर रखना होगा। लिखिए, अनुभववादियों का नारा है, अनुभववादियों का नारा है, क्या नारा है? इनका नारा है कि यदि, इनका नारा है यदि लोकतंत्र को, यदि लोकतंत्र को यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के हाथों से दूर रखना होगा, दूर रखना होगा। अनुभववादी मानते हैं कि संपूर्ण जनता, अनुभववादी, अनुभववादी मानते हैं कि संपूर्ण जनता समझदार एवं अपने हितों को नहीं जानती, इसीलिए शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथों में सौंप देनी चाहिए, सौंप देनी चाहिए। ये कौन मानते हैं? अनुभववादी मानते हैं मेरे साथी। आगे लिखिए, अनुभववादियों ने पढ़े लिखे एवं संभ्रांत लोगों को विशिष्ट वर्ग कहा। अनुभववादियों ने पढ़े लिखे एवं संभ्रांत लोगों को विशिष्ट वर्ग कहा। विशिष्ट वर्ग कहा। तो इन्होंने पढ़े लिखे एवं संभ्रांत लोगों क्या कहा? विशिष्ट वर्ग कहा। आगे लिखिए, अनुभववादियों के अनुसार विशिष्ट वर्ग के लोग जनता के हितों को अच्छी तरह से जानते हैं। लिखिए, इनके अनुसार
विशिष्ट वर्ग के लोग विशिष्ट वर्ग के लोग जनता के हितों को जनता के हितों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो अच्छी तरह से कौन जानते हैं? इनके अनुसार, अनुभववादियों के अनुसार, विशिष्ट वर्ग के लोग जनता के हितों को, इनकी आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं। इसलिए शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथों में सौंप देनी चाहिए। आगे लिखिए, अनुभववादियों का मानना है कि लोकतंत्र बहुमत के शासन के रूप में असंभव है। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि लोकतंत्र बहुमत के शासन के रूप में असंभव है, क्योंकि प्रत्येक शासन व्यवस्था में कुछ ही लोग होते हैं जो भाग लेते हैं, यानी कि प्रत्येक शासन व्यवस्था अल्पतंत्रीय होती है। प्रत्येक शासन क्या होता है? अल्पतंत्रीय होता है। लिखिए, अनुभववादियों के अनुसार लोकतंत्र, इनके अनुसार लोकतंत्र बहुमत के शासन के रूप में असंभव है। लोकतंत्र बहुमत के शासन के रूप में असंभव है। क्या है भैया? असंभव है, क्योंकि प्रत्येक शासन व्यवस्था में क्योंकि प्रत्येक शासन क्या होता है? अल्पतंत्रीय होता है। अल्पतंत्रीय होता है, अर्थात शासन के संचालन में कुछ ही लोग भागीदारी करते हैं। कुछ ही लोग क्या लेते हैं? भागीदारी। कुछ ही लोग शासन के संचालन में कुछ ही लोग भागीदारी करते हैं, यानी कुछ ही लोग इसमें भाग लेते हैं, और संपूर्ण व्यवस्था को वही लोग चलाते हैं मेरे साथी। किसके अनुसार? अनुभववादियों के अनुसार। जो अपना विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र है, इसका प्रतिपादन 20वीं शताब्दी में हुआ। इटली के दो वैज्ञानिक थे जो समाज वैज्ञानिक थे। मैंने आपको बताया, एक का नाम था पेरेंटो, दूसरा नाम था मोस्को। लिखिए, विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का प्रतिपादन 20वीं शताब्दी में इटली के दो समाज वैज्ञानिक पेरेंटो तथा मोस्का ने किया। तो इसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे? इटली के समाज वैज्ञानिक पेरेंटो तथा मोस्का। नाम याद रखेंगे, प्रतिपादक का नाम रखेंगे याद, पेरेंटो तथा मोस्का।
ठीक है साथी। यदि इसके समर्थकों की बात करी जाए, लिखिए इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं रॉबर्ट मिसेल्स हैं, शुम्पेटर हैं, आरो हैं, है ना। चलिए इसमें लिखें इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं तथा इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं मेरे साथी। इस सिद्धांत के समर्थक कौन हैं, जैसे शुम्पेटर हैं, है ना, शुम्पेटर हैं और आरो हैं। कौन है? आरो हैं। और कौन है? मिसेल्स हैं, रॉबर्ट मिसेल्स, है ना, रॉबर्ट मिसेल्स हैं। रॉबर्ट मिसेल्स हैं। एक है कार्ल मैनहाइम हैं, कार्ल मैनहाइम, कार्ल मैनहाइम, कार्ल मैनहाइम हैं। सारटोरी हैं, सारटोरी, तो सारटोरी आदि। तो इस सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? शुम्पेटर हैं, आरो हैं, रॉबर्ट मिसेल्स हैं, कार्ल मैनहाइम हैं, सारटोरी हैं, है ना भैया। तो ये सभी लोग इस सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं। पेरेंटो तथा मोस्का का कहना है, ये कहते हैं कि समाज के किसी भी संगठन में, समाज का कोई भी संगठन हो, उस संगठन में केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उसका संचालन करते हैं। बात उनकी भी सही है भैया। तो पेरेंटो तथा मोस्का कहते हैं कि किसी भी समाज का संगठन हो, किसी भी समाज के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण लोग ही क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं, चाहे वह संगठन कोई भी हो, चाहे वह संगठन कोई भी हो, कैसा भी हो। चलिए लिखिए, इसे जरा रफ कर लें, उसके बाद लिखें साथी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए 5-7 मिनट की क्लास और रही है, आप लोग ध्यानपूर्वक लिखते चलें। कल अपना ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा मेरे साथी, ठीक है भैया। तो जितने भी भाई बहनें हमारे जुड़े हुए हैं चैनल से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने जितने भी आपके भाई बंधु हैं उन तक क्लास ज़रूर शेयर करें और अपने स्टेटस पर लगाएं क्लास कि हाँ गुरुजी पढ़ाते हैं हम और अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए, अच्छा और बुरा का तो आकलन अभ्यर्थी ही करते हैं, हम स्वयं नहीं कह सकते कि हाँ हम भैया अच्छा पढ़ाते हैं। जब आप लोगों की 1-2-4-10-20 कमेंट आती हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो हमारे प्यारे अभ्यर्थियों को अच्छा लग रहा है। ठीक है साथी। तो इसमें लिखे हैं पेरेंटो तथा मोस्का ने कहा, पेरेंटो तथा मोस्का ने कहा कि इन्होंने कहा कि समाज का, कि किसी भी समाज का संगठन में, लिखिए इन्होंने कहा कि किसी भी समाज के संगठन में केवल कुछ ही लोग, कुछ ही महत्वपूर्ण लोग, यहाँ पर लिखिए कुछ ही महत्वपूर्ण लोग
कुछ ही महत्वपूर्ण लोग निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? निर्णय लेते हैं। चाहे वह संगठन कैसा भी हो, है ना। तो पेरेंटो तथा मोस्टा कहते हैं कि समाज का कोई भी कैसा भी संगठन हो, उसमें केवल कुछ ही लोग जो महत्वपूर्ण होते हैं वही अपना निर्णय लेते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, वहीं जर्मन के दो समाज वैज्ञानिक हैं, उनका नाम था रॉबर्ट मिसेल्स। जर्मन के समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसेल्स क्या कहते हैं? जो जर्मन के रॉबर्ट मिसेल्स जो वैज्ञानिक थे, वो क्या कहते हैं? चलिए, रॉबर्ट मिसेल ने कहा कि गुटतंत्र के लौह नियम एवं अल्पतंत्र के लौह नियम का इन्हें प्रतिपादक कहा जाता है। किसको? जर्मन के समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसेल्स को किसका प्रतिपादक कहा जाता है मेरे साथी? तो गुटतंत्र के लौह नियम या फिर अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादक कहा जाता है। जरा लिखिए मेरे साथी, जर्मन के समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिसेल्स को क्या कहा जाता है? इनको गुटतंत्र के लौह नियम, गुटतंत्र के लौह नियम या फिर इनको अल्पतंत्र के लौह नियम, अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादक कहा जाता है, का प्रतिपादक कहा जाता है। तो इनको गुटतंत्र का लौह नियम और अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट मिसेल्स को कहा जाता है मेरे साथी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रत्येक शासन क्या है? प्रत्येक शासन अल्पतंत्रीय होता है। प्रत्येक शासन क्या होता है? अल्पतंत्रीय होता है। लिखिए, रॉबर्ट मिसेल्स का कहना है कि प्रत्येक शासन क्या होता है? प्रत्येक शासन अल्पतंत्रीय होता है। अल्पतंत्रीय होता है अर्थात शासन के संचालन में केवल कुछ ही लोग भाग लेते हैं। तो रॉबर्ट मिसेल ने कहा कि प्रत्येक शासन क्या होता है? अल्पतंत्रीय होता है। और इसका मतलब यह है कि प्रत्येक शासन अल्पतंत्रीय है। इसका अर्थ यह है मेरे साथी कि प्रत्येक शासन व्यवस्था में जो संचालन करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण लोग ही होते हैं मेरे साथी।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है बात तो। चलिए, रॉबर्ट मिसेल्स को साथियों विशिष्ट वर्ग के अदला बदली के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। रॉबर्ट मिसेल्स को किस किस का प्रतिपादक कहा जाता है? गुटतंत्र के लौह नियम या फिर अल्पतंत्र के लौह नियम, या फिर साथियों विशिष्ट वर्ग के अदला बदली के सिद्धांत का। लिखिए, रॉबर्ट मिसेल्स को रॉबर्ट मिसेल्स को रॉबर्ट मिसेल्स को विशिष्ट वर्ग के अदला बदली के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। विशिष्ट वर्ग के अदला बदली के सिद्धांत का क्या कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है भाई मेरे साथी, बिल्कुल क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो जो अपना जो विशिष्ट लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के लिए पेरेंटो ने शासक विशिष्ट वर्ग कहा है। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के लिए किसने कहा है? पेरेंटो ने क्या कहा? शासक वर्ग कहा। मोस्का ने साथियों राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा। वहीं मिसेल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। चलिए लिखिए इसमें, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को पेरेंटो ने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को पेरेंटो ने क्या कहा? शासक विशिष्ट वर्ग कहा। शासक विशिष्ट वर्ग कहा। वहीं मोस्का ने क्या कहा? मोस्का ने साथियों राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा। राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा। मोस्का ने क्या कहा? राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा। मिसेल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग शब्द का प्रयोग किया। किसने? मिसेल्स ने शक्ति वर्ग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो पेरेंटो है, अपने पेरेंटो ने शासक विशिष्ट वर्ग कहा, मोस्का ने राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा और मिसेल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग कहा। शक्ति विशिष्ट वर्ग कहा किसको? लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को। ठीक है साथी, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें। तो महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसी में, है ना भाई? पूछने चाहिए, बिल्कुल मुझे पूछने चाहिए मेरे साथी, है ना भैया? चलिए बताइए मेरे साथी कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया? तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर जी क्लास की लोकतंत्र या फिर व्यक्तिवादी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। कब आया? तो 20वीं शताब्दी में आया, है ना? यही बात होगी ना आप लोगों की। चलिए बहुत बढ़िया। इस सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसको सिद्धांत को हम लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किसकी देन माना जाता है? तो मेरे साथी मैंने आपको बताया होगा, यह अनुभववादियों की देन माना जाता है ना?
इस सिद्धांत के अनुसार ये अनुभववादी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यदि लोकतंत्र को बचाना है, यदि लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के हाथों से दूर रखना होगा, क्योंकि संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती और ना ही अपने हितों को समझती है। इसीलिए संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में सौंप देनी चाहिए, विशिष्ट वर्ग के हाथों में सौंप देनी चाहिए। अनुभववादी ने साथियों विशिष्ट वर्ग किसे कहा, जो पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों को इन्होंने विशिष्ट वर्ग की संज्ञा प्रदान करी। वही मैंने आपको बताया कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो पेरेंटो तथा मोस्का जो इटली के समाज वैज्ञानिक थे, उनके लिए इसका प्रतिपादक माना जाता है। इसके समर्थक कौन कौन हैं, समर्थकों में मैंने साथियों आप लोगों को बताया होगा, जैसे सुम्पीटर हैं, आरो हैं, सुम्पीटर हैं, आरो हैं, रॉबर्ट मिसेल्स हैं, कार्ल मैन हाइम हैं, सारटोरी हैं। तो इसके क्या माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। तो साथ ही ये पूरी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे और आप लोगों की तैयारी का रिदम नहीं टूटना चाहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। जितने भी साथी भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।